शरीर वाङ् मन प्राणापान पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत बंतश्च। और अण्वः स्कंधाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद शुस। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। 5वां अध्याय चल रहा है जिसमें हम अजीव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। आवाज आ रही है सबको? ऐसा लग रहा है आज नेट कुछ गड़बड़ है। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? नेट गड़बड़ चल रहा है आज। जय जिनेन्द्र दीदी, आवाज तो आ रही है दीदी? हाँ, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही उधर से। ये बार 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 मतलब स्थिर हो जाता है एकदम पूरा। ठीक है, चलिए अब आ रही होगी आवाज सबको। अभी भी सबके वीडियो स्टेबल हो गए हैं बिल्कुल। अभी फिर से आवाज नहीं आ रही मुझे। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही किसी की भी। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज आ रही है तो फिर ठीक है। मैं ममता जी का लिख कर आया है कि आवाज आ रही है, तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये चल रही है हमारी क्लास। अभी तक हम पुद्गल मैडम आपकी आवाज आ रही है। चर्चा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे अब आई है आपकी आवाज, लेकिन फिर भी बाकी सारे वीडियो स्टेबल है। अज्यूम करके चल लेती हूँ मैं भी कि आ रही होगी आपको आवाज, क्योंकि वीडियो में जिसका हाथ ऐसा है वो ऐसा ही रह गया, किसी कोई कैसा है वैसा ही रह गया। तो सब स्टेबल है सारे वीडियोस। ठीक है, कोई बात नहीं। पुद्गल द्रव्य के, हाँ सबका लिख कर आ रहा है कि आवाज आ रही है। ठीक है,
पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है हमारी। पुद्गल द्रव्य के पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, तो हमने देखा था स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल द्रव्य के लक्षण है। फिर पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी है, तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान आदि आदि, ये सब पर्यायों के बारे में भी हमने चर्चा की, एक एक की डिटेल से चर्चा की हमने। फिर उसके बाद पुद्गल के भेद कितने हैं, ये चर्चा हमारी कल चली थी। तो उसके लिए हमने सूत्र 25वां सूत्र समझा था, अणवः स्कंदाश्च। पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंध। ठीक है। अब अणु किसे कहा और स्कंद किसे कहा, तो पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा वह अणु है, जिसका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, वह अणु है। और जो जो द्रव्य अपनी स्वाभाविक दशा में रहता है, पुद्गल द्रव्य, वह अणु कहलाता है। और अणु की एक परिभाषा मैंने लिखवाई भी थी, आप लोगों ने लिखी होगी, किसी को याद हो तो बोलिए, नमिता जी। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी। विशु जी बोलिए। जो कहते हैं। जय जय दीदी। हाँ। अविभागी एक प्रदेशी उत्कल द्रव्य को अणु कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु कहते हैं। तो उसमें सब बातें लगा लेना। मतलब अविभागी मतलब जिसका कोई दूसरा टुकड़ा न किया जा सके तो अविभागी हो गया। एक प्रदेशी और पुद्गल द्रव्य तो है ही वो, और जिसका कोई आदि मध्य और अंत ना हो, वह वह परमाणु कहलाता है या अणु कहलाता है। परमाणु कहें या अणु कहें, एक ही बात है। स्कंध किसे कहा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। अब आज कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसमें, पता नहीं ये व्हाइट बोर्ड कहाँ से ये लोड होने लगा। आवाज नहीं आ रही दीदी। शायद नहीं बोला। अब आ रही है, चलिए। आ रही है दीदी अच्छा, अभी। हम चर्चा कर रहे हैं पुद्गल द्रव्य के भेदों की। उसमें पर अणु और स्कंद, ये दो तरह के भेद हैं। परमाणु की परिभाषा हमने समझी, तो एक प्रदेशी अविभागी पुद्गल द्रव्य को अणु कहते हैं। तो वो जो एक प्रदेशी हो, उसके मतलब हम अलग अलग पार्ट कर लेते हैं उस परिभाषा के। जो एक प्रदेशी हो, अविभागी हो, और जिसका कोई आदि मध्य अंत ना हो, उसे परमाणु कहते हैं। और फिर उसमें आप और विशेषताएं लगाते जाएंगे, तो जो अपने स्वाभाविक दशा में रहे, ये भी लगा सकते हैं हम उसमें। तो मुख्य परिभाषा तो यही है, जो एक प्रदेशी हो, अविभागी हो, और जिसका कोई आदि मध्य अंत ना हो, उसे
उस पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। स्कंध किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। अब ये चर्चा हमने कल की थी, इसमें कुछ और हमारी बातें बाकी रह गई थी, समय हो गया था तो वह हो नहीं पाई थी। कल हमने दृष्टांत के द्वारा भी समझा था कि स्कंध कैसे बन जाता है। कल 26वां सूत्र भी चल गया था हमारा, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। स्कंधों की उत्पत्ति का कारण उसमें बताया था कि स्कंध कैसे बन जाता है, तो वह उदाहरण से समझा था हमने। अब ये जो पुद्गल के भेद हैं, अणु और स्कंध रूप से, और इसके जो पहले वाला सूत्र था उसमें भी हमने ये समझा था कि ये पुद्गल द्रव्य के भेद सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल और स्थूल स्थूल, इस तरह से 6 प्रकार के भेद भी होते हैं पुद्गल के। ये बात हमने समझी थी। और जो स्कंद है उसके और दूसरे टाइप से भी भेद होते हैं। तो वो कौन से हैं तो आपके कोर्स में तो नहीं है, पर वैसे ही एक जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि स्कंद के 3 तरह के स्कंद हो सकते हैं। एक होते हैं 2 परमाणु के स्कंद, 4 परमाणु के स्कंद, और तीसरे होते हैं 8 परमाणु या उससे अधिक के स्कंद। तो जो 2 परमाणु के स्कंद होते हैं वह प्रदेश कहलाते हैं। जो 4 परमाणु के स्कंद हो वह देश कहलाते हैं। और जो 8 परमाणु या उससे अधिक के स्कंद हो वो स्कंद कहलाते हैं। मतलब स्कंद की परिभाषा क्या है? तो स्कंद 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक, अधिक में कितने तक जाएंगे हम? अनंत तक जा सकते हैं। 2 से अधिक 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे अनंत तक हम जा सकते हैं। वो सभी स्कंद कहलाएंगे। अब ये जो अणु है ना, इसमें हमने पढ़ा था भेद, भेदादणु, मतलब स्कंद के पृथक पृथक भेद होने से परमाणु प्रकट होता है, ये हमने समझा था। मतलब भेद से अणु होता है। तो ये जो चर्चा है ना, भेद से अणु होता है, वास्तव में बहुत ही डीप चर्चा है। इस सूत्र को अलग से वापस इसलिए लिया है क्योंकि ये नियम से है, चर्चा चल गया है ना हमारा ये। भेदादनु नहीं चला दीदी। ये नहीं चला? अच्छा, ये नहीं चला अभी। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते ये चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। 26वां सूत्र चल रहा है। भेद से संघात से और भेद संघात से उनकी उत्पत्ति होती है। अच्छा, भेदादणु का सूत्र आज चलने वाला है हमारा, कि अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। तो भेद से होती है, संघात से होती है, और भेद संघात से होती है स्कंद की उत्पत्ति। इसको एक कल हमने काफी उदाहरणों से भी इसको समझा था। और एक सरल उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आटा है। तो आटे का हमने एक वो जो एक कण उठाया, तो वह कण कैसे बना? कि वह भेद से बना। वो कण जो है वह वास्तव में स्कंद है, अणु नहीं है वह। तो स्कंद, वह स्कंद कैसे बना? कि बड़े स्कंद में से बड़े स्कंद का भेद किया गया, तब यह बना। मतलब जो गेहूं था उसको, उसका पीस कर उसका एक अंश निकला, तो ये स्कंद बन गया। इसे हर चीज में लगा लेना। जैसे लौकी एक बड़ा स्कंद है, तो हम सुबह सुबह क्या करते हैं, लौकी को बनाना है तो लौकी को सुधारते हैं, उसके पीसेस करते हैं। तो बड़े स्कंद में से छोटा स्कंद निकाल गया, उसके पीस छोटे छोटे पीस है, वो भी स्कंद है। तो उस भेद से स्कंद की रचना हुई। लौकी का भेद किया गया, तब वो स्कंद जो पीसेस हैं वो छोटे स्कंद के रूप में हमारे सामने आए। तो वो स्कंदों की रचना कैसे हुई? कि बड़े स्कंद में से भेद किया, मतलब भेद से स्कंद की रचना हुई। ठीक है। तो हमने ये कल देखा था, भेद से भी होती है और किससे होती है? संघात से भी होती है, मिल जाते हैं अणु में, अणु मिल जाते हैं जैसे, तो वह संघात हो जाता है उनका मिलना, उससे भी रचना होती है। और भेद संघात से भी रचना होती है। किसकी? स्कंद की रचना। देखो इसमें और सरल उदाहरण, और मैं थोड़ा सा और निकाला था मैंने।
हम्म। ये जो कल्पना बेन का तत्वार सूत्र है उसमें बहुत डिटेल में दिया है। बाह्य अभ्यंतर कारण के वश से मिले हुए स्कंधों का विदारण होना, पृथक पृथक हो जाना भेद है। और पृथक पृथक स्कंधों का मिल जाना संघात है। और कुछ पुद्गल स्कंद भेद से, कुछ संघात से और कुछ भेद संघात दोनों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कि इन दो परमाणुओं के संघात से मतलब मिलाप से दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न हुआ। ये उदाहरण है, देखो कोई दो परमाणु मिले, तो उनका मिलान मिलाप हुआ मतलब संघात हुआ। तो कौन सा स्कंद उत्पन्न हुआ? दो परमाणु थे तो दो स्कंद वाला स्कंद उत्पन्न हुआ। उसमें एक परमाणु और मिल जाने पर तीन प्रदेशों का स्कंद हो गया। ठीक है, तो संघात हो गया। अथवा पृथक पृथक तीन परमाणु मिल जाने पर भी तीन प्रदेश वाला एक स्कंद हो गया। अलग अलग तीन परमाणु मिल गए तो वो भी एक स्कंद हो गए। कोई दो दो ही परमाणु वाले दो स्कंद मिलकर चार प्रदेशी स्कंद हो जाता है। दो परमाणु इधर से आए, दो परमाणु इधर से आए, उन दोनों का मिलन हो गया तो ये चार प्रदेशी स्कंद हो जाएगा। अथवा तीन परमाणु वाले किसी स्कंद में एक परमाणु मिलकर चार प्रदेशी स्कंद बन जाता है। कोई तीन परमाणु वाला स्कंद होगा, उसमें एक परमाणु आकर मिल जाएगा तो वो चार प्रदेशी स्कंद बन जाता है। अथवा पृथक पृथक चार परमाणु मिलकर चार प्रदेशी स्कंद हो जाते हैं। इसी प्रकार मिलते हुए क्रमशः 5, 6, 7, 8 आदि संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के स्कंद बन जाते हैं। यह तो संघात पूर्वक स्कंद बनने की प्रक्रिया हुई। मिलाप, संघात मतलब मिलाप, तो मिल मिलकर स्कंद बन गया, उसकी प्रक्रिया हुई। अनंत परमाणुओं के स्कंद में से भेद पूर्वक पृथक होते होते दो परमाणु वाले स्कंद पर्यंत अनेकों स्कंद उत्पन्न होते हैं। जैसे लोकी है, उसका वो अनंत परमाणुओं का स्कंद है। अब उसमें भेद करते जाओगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो पीसेस होंगे, उसके भी भेद करते जाओ करते जाओ। और जहां तक कि दो परमाणु रह जाए उस स्कंद तक किया तो वो जो दो परमाणु वाला है वह भी स्कंद है। उसके आगे तो फिर अणु हो जाएगा, एक एक परमाणु हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक ही काल में किसी एक से टूटने और अन्य से मिलने की प्रक्रिया द्वारा भेद संघात से भी नवीन स्कंद की उत्पत्ति होती है। ये यहाँ पर ये चर्चा की है। अ, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते मतलब भेद से संघात से, और भेद संघात से उनकी उत्पत्ति होती है। हाँ कुंद प्रभा जी बोली। दीदी जय जिने। हम्म। दीदी इसमें ये हेडिंग हेडिंग दी गई है ना, इसमें ये रामजी भाई वाली जिनवाड़ी में, कि अब स्कंदों की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं। तो दीदी स्कंदों की उत्पत्ति का कारण तो दीदी ये छोटे स्कंद से बड़ा स्कंद ही तो बना है। पर वह भेद संघात और हाँ, भेद संघात का मतलब ये बड़ा ही तो स्कंद बना है। बड़े से भी तो छोटा बन गया ना। अभी लोकी का दिया ना उदाहरण, बड़ा स्कंद हाँ, था, बड़े से भी तो छोटा। छोटा उसको काटा मतलब उसका सुधारा उसको, तो उसमें से छोटे छोटे स्कंद बन गए ना। तो भेद भी कारण है उसका, संघात भी कारण है और भेद संघात भी कारण है। तीन कारण बता दी उत्पत्ति के। तो स्कंद से स्कंद की तो उत्पत्ति हो रही है। हाँ, स्कंद से स्कंद की उत्पत्ति हो रही। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बड़े स्कंद को हमने कट किया, छोटा मतलब लौकी को सुधारा तो सीधा अणु बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वह भी स्कंद ही रहेगा। तो स्कंद बनने का एक हाँ, कारण होना स्कंद तो भी भी तो है। हो गया, संघात भी, भेद भी हो गया और संघात भी हो गया। मिलान अलग भी हो गया और भेद भी हो गया। हाँ, तीन कारण हो गए। ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी। इसीलिए तीन कारण बताएं, भेद संघात और भेद संघात। कल ये तो सौ सौ परमाणु का स्कंद वाला उदाहरण बहुत अच्छा दिया था, उसको पढ़िए, वापस पढ़ लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए मंजू जी। 100 परमाणुओं का स्कंद है, उसमें से 10 परमाणु अलग हो जाने से 90 परमाणुओं का स्कंद बना। यह भेद का दृष्टांत है। उसमें 100 परमाणु के स्कंद में 10 परमाणुओं के मिलने से 110 परमाणुओं का स्कंद हुआ। यह संघात का दृष्टांत है।
उसी में ही एक एक साथ 10 परमाणुओं के अलग होने और 15 परमाणुओं के मिल जाने से 105 परमाणुओं का स्कंद हुआ। यह भेद संघात का उदाहरण है। ये इस तरह से तीनों के एक एक उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं। ये सब किसके किसके उदाहरण है? स्कंद बनने के, स्कंद की उत्पत्ति के उदाहरण है ये तीनों, भेद संघात और भेद संघात। अब प्रश्न ये है कि कल मणि जी का भी प्रश्न आया था ना ये, कि अणु की तो उत्पत्ति नहीं होगी, कैसे हो सकती है अणु की उत्पत्ति, है ना? तो वास्तव में तो अनादि निधन है द्रव्य, लेकिन फिर भी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बता। उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति तो स्कंद की भी नहीं हुई है, स्कंद भी बना ही है यहाँ आकर। मतलब अलग अलग परमाणुओं के मिलने से स्कंद बना, या भेद से बना, या भेद संघात से बना, तो ये बना है। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना नहीं है यहाँ पर, उसका निर्माण होना है। इसी तरह से अणु का कैसे हुआ निर्माण वह बताते हैं। तो उसके लिए 27वां सूत्र देखिए। हम्म, भेदादणु, भेदादणु अर्थ अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। एकदम छोट, अब इस तत्वार सूत्र की विशेषता है, इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। भेदादणु मतलब अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। अब ये ऊपर भी बता दिया था कि कैसे अणु होता है ना। अणु पुद्गल द्रव्य, अणु और स्कंद के भेद से दो प्रकार के, ऐसा बता दिया था। मतलब उसमें बता दिया था कि अणु एक प्रदेशी होता है। अब यहाँ फिर से क्यों बता रहे हैं? तो अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, नियम पूर्वक है। अणु संघात से नहीं होगा, अणु की उत्पत्ति नियम से भेद से ही होगी। अणु की उत्पत्ति भेद से भी नहीं होगी, अणु की उत्पत्ति भेद संघात से भी नहीं होगी, अणु की उत्पत्ति केवल भेद से ही होगी। अणु की उत्पत्ति संघात से नहीं होगी, भेद से ही होगी, ये यहां पर बता रहे हैं। अब संघात मतलब मिलाप, तो मिलाप मिलाप तो हो ही नहीं सकता ना, यदि मिलाप हो गया तो स्कंद हो जाएगा। तो इसलिए भेद से ही होगी, जो स्कंद रूप है उसका भेद होगा, तो अणु की उत्पत्ति होगी या निर्माण होगा, ये यहाँ पर बता। यार नेट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है।